फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट पात्रता परीक्षा को लेकर कुछ मुख्य बदलाव। उसके अलावा क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कुछ कुछ चेंजेस आप लोगों को इस परीक्षा में देखने को मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले पेपर दिया होगा और वो पास नहीं हुए होंगे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बिगिनर्स है। तो उन लोगों को ये चीजें जानने को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो चेंजेस है वो चेंजेस हम लोगों के लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं रीट पात्रता परीक्षा में काफी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा फॉर्म फिलिंग को लेकर कुछ कुछ बातों को अवेयर होने की जरूरत है, जैसे आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर हो गया, या फिर आप लोगों के लैंग्वेज को फॉर्म फिल को करने को हो गया। तो ये चीजें आप लोगों के लिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए एक बार अगर आप लोग अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसको लेकर अगर आप लोगों के फेरबदल हो जाती है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, या फिर अगर आप लोग लैंग्वेज जो भरनी है वो नहीं भर पाते हैं, तो आगे आने वाले समय में आई थिंक सो आप लोगों को दिक्कत रह सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट्स को अच्छे से भरना बहुत जरूरी होता है। तो एक तो सब्जेक्ट को लेकर और क्या कुछ नया बदलाव हुआ है, क्या क्या बातें हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, उन सारी की सारी बातों पर वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके आवेदन की प्रक्रिया यानी फॉर्म फिलिंग जो है वो आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये एक तरीके की पात्रता परीक्षा होती है, और इस पात्रता परीक्षा को देने के बाद में ही और इसमें पास होने के बाद में ही आप लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल किया जाएगा। 16 दिसंबर से यानी परसों से ही आप लोगों के जो है वो इस परीक्षा को जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट कर दी है, और 15 जैन तक यानी एक महीने का समय है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस परीक्षा का फॉर्म आप लोग जरूर फिल करिए। उसके बाद में मैं बात करूं एग्जाम डेट की, तो ऑब्वियसली आप लोगों की एग्जाम डेट पहले से इन्होंने डिक्लेयर कर ली है कि 27 फेब को आप लोगों की परीक्षा है। तो 27 तारीख को आप लोगों की परीक्षा होगी फरवरी में, तो ज्यादा समय है नहीं आप लोगों के पास में। बड़े तौर से देखा जाए तो लगभग 50 से 60 दिन का समय है। वैसे तो देखा जाए तो 70 दिन का है, लेकिन हम लोग जो है वो 50 से 60 दिन के हिसाब से ही प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद में बहुत ज्यादा चेंजेस इस बार हम लोगों को परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो क्या क्या नए बदलाव है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं वैलिडिटी की, कि आप लोगों की इसकी जो वैलिडिटी जो ईयर्स है उसको बढ़ा दिया गया है। अगर आप लोगों ने पहले एग्जाम दिया होगा या अगर आप लोगों को रीट की थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो यू नो वेरी वेल कि इसकी जो वैलिडिटी थी वो केवल और केवल 3 वर्ष ही थी, यानी 3 साल तक ही आप लोगों के इस सर्टिफिकेट को मान्य किया जाता था। उसके बाद में अगर आप लोग मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं तो आप लोगों को वापस से रीट पात्रता परीक्षा देनी होगी। 3 साल तक वैलिड था, लेकिन अब जो है वो इसकी वैलिडिटी को बढ़ाकर जो है वो लाइफ टाइम कर दिया गया है, यानी कि अब आप लोगों को एक बार ही एग्जाम देना है, और ये जो सर्टिफिकेट अब आप लोगों के लाइफ टाइम यानी लाइफ लॉन्ग चलेगा। यानी एक बार आप लोग एग्जाम दीजिए और जीवन भर यानी कि जब तक आप लोग एलिजिबल है तब तक आप लोग जो है वो अपने इस एक एक सर्टिफिकेट को आप लोग अपने लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं राजस्थान में। उसके अलावा सिलेबस में काफी कुछ बदलाव हुआ है, सिलेबस में चेंज हुआ है। पहले का अगर आप लोग सिलेबस देखते हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी शेयर कर रखा है, और नया सिलेबस भी कल मैंने शेयर कर दिया है, तो वहां से जाकर और सिलेबस को लेकर सेपरेट वीडियो भी मैं कल ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। तो वहां से जाकर भी आप लोग एक बार चेकआउट करिएगा। मनोविज्ञान जो सीडीपी होता है, सीडीपी सब्जेक्ट में आप लोगों को चेंजेस देखने को मिले हैं सीडीपी में। और उसके अलावा जो है वो आप लोगों को हिंदी विषय में चेंजेस देखने को मिले हैं। उसके अलावा मैथ्स सब्जेक्ट में आप लोगों को चेंजेस देखने को मिले हैं, और साइंस में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो आप लोगों के टॉपिक्स देखने को मिले हैं अलग। उसके अलावा अंग्रेजी विषय, इंग्लिश चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे इंग्लिश 2 हो लैंग्वेज, किसी भी प्रकार का कोई हम लोगों को परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। तो सीडीपी में और हिंदी मैथ्स और साइंस में क्या क्या चेंजेस है तो सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें जाकर आप लोग एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। तो सिलेबस में आप लोगों को चेंजेस देखने को मिले हैं। उसके अलावा अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोगों को 3 की जगह 4 की जगह 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है, क्योंकि ये देखिए ये जो परीक्षा होती है वो एक तरीके से पात्रता परीक्षा होती है, और नकल वगैरह जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पिछली बार भी रीट परीक्षा में काफी ज्यादा जो है वो नकल माफिया द्वारा नकल प्रकरण किए गए थे। तो इस बार जो है वो नकल प्रकरण को रोकने के लिए इन्होंने एक तरीका अपनाया है, वो है 5 ऑप्शन का। यानी कि आप लोगों को अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो भी आप लोगों को उसका जो है वो फिल करना जरूरी है। मान लीजिए 5 ऑप्शन है, आप लोगों को उसका आंसर नहीं आ रहा है, देन फिर भी आप लोगों को उसका आंसर फिल करना है। अगर नहीं करते हैं तो आप लोगों के मार्क्स कट जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग हो रही है कि अगर आप लोग उस ऑप्शन को नहीं चूज करते हैं। और एक और नया चेंज कि अगर आप लोग 10% से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो
कम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 में से होता है ना कि कई बार कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ओएमआर फिल ही नहीं करते, बिल्कुल ही फिल नहीं कर रहे, या 10% से, अगर आप लोग 10% से कम के क्वेश्चन को, वर्ड समझिएगा क्या बोल रही हूँ, 10% से कम यानी 150 का 10%, उसमें से कम क्वेश्चन अगर आप लोग फिल कर रहे हैं ओएमआर शीट में, नहीं कर पाए किसी रीजन से, तो आप लोगों का ये जो एग्जाम है इसको कंप्लीटली जो है वो इनवैलिड कर दिया जाएगा। वर्डिंग सुनिएगा, मैं 10% किसकी बात कर रही हूँ, 150 का 10% यानी कि कितना होता है, 15 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन अगर आप लोग फिल करते हैं तो आप लोगों का ये जो एग्जाम है वो कंप्लीटली इनवैलिड, वैसे तो इनवैलिड ही है, कुछ भाई 15 क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन अगर हमारी तरफ से इनवैलिड हो तो कोई नहीं, लेकिन बोर्ड ही हमारा वो उस चीज को जो है वो इनवैलिड कर देगा। तो ये एक नया बदलाव है और काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस बार आप लोगों को 5 ऑप्शंस इस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को वैसे भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और नहीं भी आ रहा है तो आप लोग जो है वो ABCDE में से कोई भी ऑप्शन लगा दीजिए, क्या पता कभी कभी तुक्का भी ठीक हो जाए, राइट। उसके बाद में आता है फर्स्ट ईयर वाले शामिल। ये बहुत बड़ी जो है वो बात है हम लोगों के लिए कि हर बार जो है वो सिर्फ सेकंड ईयर जो अपियरिंग वाले होते हैं उनको ही एलिजिबल किया जाता है, लेकिन इस बार फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट जो BSTC फर्स्ट ईयर, ऐसे नहीं जो ग्रेजुएशन में है, ऐसे कैंडिडेट जो या फिर तो डिप्लोमा कर रहे हैं नहीं, या फिर तो जो है वो DLED कर रहे हैं, BSTC कर रहे हैं, BSTC वाले कैंडिडेट, या फिर जो BEd वाले कैंडिडेट जो फर्स्ट ईयर में है, यानी अगर आप लोगों ने अभी एडमिशन लिया है बस, तो भी आप लोग जो है वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाते। तो ये तो कुछ नए बदलाव थे वैलिडिटी को लेकर, सिलेबस, ऑप्शंस और फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट को शामिल। अब आता है फॉर्म फिल करते टाइम पे कुछ चीजों को लेकर अवेयर रहना जरूरी है कि कौन सी चीजों को फिल करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए, कि सब्जेक्ट किस हिसाब से चूज किए जाते हैं परीक्षा में, उसको लेकर बात करते हैं। तो देखिए लेवल 1 का तो कोई झंझट ही नहीं है, सब्जेक्ट को लेकर फिक्स्ड होते हैं, वो फिक्स्ड सब्जेक्ट से आप लोगों को चूज करने होते हैं, सब्जेक्ट चूज करने होते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 होता है वो आप लोगों के 2 पार्ट में होता है, कंप्लीटली अच्छे से सुनिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेवल 2 जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक तो होता है आप लोगों के SST वाला और दूसरा होता है आप लोगों के साइंस एंड मैथ्स वाला। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि वेरी कंफ्यूजिंग और काफी कमेंट देखने के बाद में ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। अब SST वाला किसको फिल करना है, SST सब्जेक्ट किसको फिल करना है, तो SST सब्जेक्ट उनको फिल करना है जिन्होंने या फिर तो BA किया है या फिर जिन्होंने BCom किया है, उन कैंडिडेट्स को SST फिल करना है। और साइंस मैथ्स किसको फिल करना है, जिन्होंने BSc किया है। अब ऐसे कैंडिडेट जो बोल रहे हैं कि भाई हमने किया तो BSc है लेकिन हम लोग SST फिल कर रहे हैं, तो क्या हम एलिजिबल है, तो आप एलिजिबल नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिसने BA किया है वो चाह रहा है कि मैं साइंस मैथ्स में फॉर्म फिल कर लूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं, तो आप एलिजिबल नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने BCom किया है, देखिए BCom वाला वैसे तो जो है वो पहले रीट में शामिल ही नहीं होता था, लेकिन अभी जो है वो उन लोगों को शामिल करने का मौका जो है वो मिला है, और कई बार जो है वो लेवल 1 में भी उन लोगों को मौका दिया जाता है। लेकिन लेवल 2 का अगर आप लोग दे रहे हैं और अगर आप लोग BCom कर रखा है तो आप लोग SST के लिए जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों को अलग से ऐसे मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि पहले इससे पहले वाली जो परीक्षाएं होती थी उनको तो रीट परीक्षा में बिल्कुल BCom वालों को तो बिल्कुल एडमिशन ही नहीं दिया जाता था और वो एलिजिबल ही नहीं थे। लेकिन धीमे धीमे समय परिवर्तन होता है तो हर चीज में चेंज आता है, तो पहले लेवल 1 में और अब जो है वो कहीं ना कहीं लेवल 2 का भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन SST सब्जेक्ट में। तो ध्यान रखें, वैसे तो BCom वाले ध्यान रखें आप लोग लेवल 1 का ही फॉर्म फिल करें क्योंकि वो इजी भी होता है और आप लोगों को मौका भी मिल रहा है। तो मोस्ट ऑफ SST का फॉर्म फिल करेंगे BA वाले और साइंस एंड मैथ्स का फॉर्म फिल करेंगे आप लोगों के BSc वाले। BSc वाले SST के लिए एलिजिबल नहीं है और SST वाले आप लोगों के साइंस मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल हो भी जाओगे तो आगे आने वाले समय में, यानी मान लीजिए आप लोग एग्जाम दे भी दो, फॉर्म फिल कर सकते हो, फॉर्म फिल कर लिया, एग्जाम भी दे सकते हो, लेकिन जब आप लोगों के एक बार नौकरी लगने के बाद जब आप लोगों के यहाँ पर जब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें अगर आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग हो गया कि भाई BSc तो किया है साइंस, भाई BSc तो ऑब्वियसली साइंस में ही होती है, किया तो BSc है लेकिन पेपर दे रहे हैं SST का, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो उस टाइम आप लोग फंस जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखें, आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से देखें। उसके बाद में आता है आप लोगों के लैंग्वेज को लेकर। 2 तरीके की लैंग्वेज को लेकर मैं आप लोगों के लिए बात करूंगी, क्योंकि एक तो लैंग्वेज को लेकर जो कंफ्यूजन थी वो मैंने कल की वीडियो में डिटेल में क्लियर कर ली है, लेवल 1 हो लेवल 2 हो दोनों के लिए। लेकिन एक और कंफ्यूजन है
देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बीए में आप लोगों के लैंग्वेजेस चूज करने का रहता है। लैंग्वेज, इस बात को भी अच्छे से सुनिएगा, कई बार ऐसा होता है कि जो लैंग्वेज होती है उसमें हम लोगों के बीए में भी लैंग्वेज आती है। और तो बीए में मान लीजिए आप लोगों की हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी होता है, इंग्लिश भी होता है, संस्कृत भी होता है। भाई साइंस वालों के तो हिंदी इंग्लिश कुछ है नहीं, होता किसके है, बीए वालों के। तो मान लीजिए आप लोगों ने बीए कर रखा है और बीए करने के बाद में आप लोगों के सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप लोगों के हिंदी सब्जेक्ट है। अब आप लोगों ने जो है वो लैंग्वेज की बात कर रही हूँ यहाँ, मैं मेन हिंदी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, लैंग्वेज की बात हो रही है, स्पेशली लैंग्वेज के लिए। अब बीए में आप लोगों के लिए मान लीजिए हिंदी आप लोगों ने सब्जेक्ट को ले लिया, हिंदी सब्जेक्ट में आप लोगों ने बीए किया। अब आप लोग चाह रहे हैं कि भाई मैं तो रीट लेवल 2 में लैंग्वेज को हिंदी नहीं भरूंगी, बीए में तो मेरे हिंदी था लेकिन यहाँ पर मैं हिंदी नहीं भरूंगी, मैं तो भरूंगी संस्कृत, और एक तो मैं भरूंगी संस्कृत और एक मैं भरूंगी उर्दू या फिर इंग्लिश। कोई कैंडिडेट ऐसे भी हो, या फिर तो मैं भरूंगी उर्दू या फिर मैं भरूंगी इंग्लिश। तो आप लोग बात को याद रखें, तो भी आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। एक बात को ध्यान रखना, अगर आप लोग सोच रहे हैं ना कि भाई बीए में तो मेरे हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट था, यानी कि आप लोगों के लैंग्वेज में आप लोगों के कंपलसरी हो जाता है जो आप लोगों के बीए में सब्जेक्ट है। बीए में क्योंकि मेन सब्जेक्ट होता है, बीए वालों के लिए मेन सब्जेक्ट होता है, हालांकि बीएससी वालों के लिए भी आता है लेकिन वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है तो उनके लिए इतना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन बीए वालों में मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो ध्यान रखें, अगर आप लोगों के हिंदी लिटरेचर होता है, हिंदी होता है, अगर आप लोगों ने इंग्लिश में इंग्लिश अगर आप लोगों के एक सब्जेक्ट होता है, क्योंकि काफी सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, तो अगर आप लोगों के मेन जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके साथ में अगर आप लोग हिंदी साहित्य है, तो आप लोगों को लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 दोनों में से कोई भी एक हिंदी लेनी पड़ेगी, या फिर इंग्लिश लिटरेचर है तो आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश भी चूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ये बात आई थिंक सो किसी ने नहीं बताई होगी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन रहती है बीए वालों को। वैसे तो समझदार होते हैं क्योंकि फॉर्म फिल करने आए हो तो ऑब्वियसली आप लोग समझदार ही होंगे। और उसके अलावा फॉर्म फिल ये तो हो जाती है मेन टॉपिक्स पर कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से भरने हैं और लैंग्वेज को किस तरीके से भरना है। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात है जैसे आप लोगों का नाम हो गया, फादर नेम हो गया, आधार कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आप लोगों के एड्रेस हो गया। तो ये कुछ कॉमन बातें होती है जिसको आई थिंक सो बताने का कोई मतलब नहीं है, ये ऑब्वियसली आप लोग अवेयर होकर अच्छे से ही भरेंगे। मेन दिक्कत आप लोगों को एक तो लैंग्वेज में रहती है और एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में रहती है। और आई होप आप लोगों के डाउट्स सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। 2 मंथ है, अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको लेकर कंफ्यूजन है तो भी आप लोगों का वार्म वेलकम है, आप लोग ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। और इसको लेकर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप श्योरली मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहां तक मुझे जानकारी होगी मैं आप लोगों को आंसर करने की कोशिश करूंगी। सो आज की छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करिए, और हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो आप लोग। और चैनल वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।